अब बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल विजय एजू व्लॉग्स पर। आज का टॉपिक बहुत ही दिलचस्प है, जिसे हम कहते हैं मौलिक अधिकार या फंडामेंटल राइट्स। तो आज हम इसी टॉपिक का पूरा एनालिसिस करेंगे। हम जानेंगे कि ये अधिकार हमें किससे बचाते हैं और कब ये छीने जा सकते हैं। और ये भी कि कैसे संसद और सुप्रीम कोर्ट के बीच इनको लेकर एक बड़ा टकराव चला। अगर हम संविधान के भाग 3 की बात करें, जो अनुच्छेद 12 से 35 तक है, तो ये सिर्फ कोई कानूनी पन्ने नहीं है। मतलब ये उससे कहीं बढ़कर है। बिल्कुल। ये देश में राजनीतिक लोकतंत्र यानी पॉलिटिकल डेमोक्रेसी की स्थापना करते हैं। इसका सीधा मतलब है देश में कानून का शासन लाना, किसी नेता की मनमानी नहीं। और हमारे संविधान निर्माताओं ने इसे मुख्य रूप से अमेरिका के बिल ऑफ राइट्स से प्रेरित होकर लिया था। अच्छा, अमेरिका से? हाँ, और सबसे दिलचस्प बात, इस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। मैग्ना कार्टा, ये शब्द अक्सर एग्जाम्स में आता है, लेकिन स्टूडेंट्स रट लेते हैं बिना समझे कि इसका असली मतलब क्या है। ये अधिकारों की कहानी आखिर शुरू कहाँ से हुई? तो मैं समझाता हूँ। मैग्ना कार्टा असल में 1215 में इंग्लैंड के राजा जॉन द्वारा जारी किया गया एक अधिकार पत्र था। दुनिया में पहली बार नागरिकों के अधिकारों को लिखित रूप में वही मान्यता मिली थी। अरे वाह, 1215! हाँ, और चूंकि हमारा भाग 3 भी भारत का पहला ऐसा लिखित दस्तावेज है, इसलिए इसे भारत का मैग्ना कार्टा कहते हैं। अगर हम भारत के इतिहास को देखें, तो इसकी जड़ें 1928 की नेहरू रिपोर्ट तक जाती हैं, जहां पहली बार लिखित मांग हुई थी। एकदम सही। फिर 1931 के कराची अधिवेशन में पहली बार मूल अधिकारों का प्रस्ताव पास हुआ, जिसका ड्राफ्ट खुद नेहरू जी ने बनाया था। क्या बात है। और यहाँ पे एक एग्जाम फोकस पॉइंट आता है। एसएससी और रेलवे के प्रीवियस ईयर पेपर्स में अक्सर पूछा जाता है कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग भारत का मैग्ना कार्टा कहलाता है, और उसका सीधा जवाब है भाग 3। बिल्कुल। अब अगर इनकी विशेषताओं पर बात करें, तो मेरे मन में एक सवाल है, क्या ये अधिकार असीमित है? मेरा मतलब है, क्या मैं सड़क पर कुछ भी बोल सकती हूँ, चाहे उससे दंगे भड़क जाएं? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। मौलिक अधिकार असीमित या एब्सोल्यूट नहीं है, ये सीमित है। राज्य सुरक्षा या सार्वजनिक व्यवस्था के नाम पर इन पर उचित प्रतिबंध या रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगा सकता है। अच्छा, मतलब एक लिमिट है। हाँ, और इनकी दूसरी बड़ी विशेषता है कि ये न्यायोचित यानी जस्टिशिएबल हैं। अगर आपके अधिकार का हनन होता है, तो आपको निचली अदालत जाने की जरूरत नहीं है, आप सीधे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हैं। यानी ये अधिकार राज्य के लिए एक तरह से नकारात्मक या नेगेटिव है, क्योंकि ये राज्य को तानाशाही करने से रोकते हैं, और हमारे लिए सकारात्मक है। लेकिन क्या कोई ऐसी सिचुएशन है जब ये सस्पेंड हो जाते हैं? हाँ, बिल्कुल। जब राष्ट्रीय आपातकाल या नेशनल इमरजेंसी लगती है, तब मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जाता है। हाँ, मैंने देखा यूपीएससी के एस्पिरेंट्स यहाँ बहुत कंफ्यूज होते हैं। एक पीवाईक्यू भी है कि आपातकाल के दौरान कौन से अनुच्छेद निलंबित नहीं किए जा सकते। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 20 और 21, ये दो ऐसे अधिकार हैं जो कभी निलंबित नहीं होते। कभी नहीं? बिल्कुल नहीं। आपका दोष सिद्धि से संरक्षण और जीवन जीने का अधिकार कोई सरकार नहीं छीन सकती। ये तो हुई नागरिकों की बात, लेकिन जो विदेशी टूरिस्ट भारत आते हैं, क्या उन्हें भी ये सारे अधिकार मिलते हैं? नहीं, यहाँ एक बहुत क्लियर लकीर खींची गई है। कुछ अधिकार सिर्फ भारतीयों के लिए हैं, और स्टूडेंट्स के लिए इसे याद रखने की एक ट्रिक बताता हूँ। 15-16 के बाद 19 और फिर 29-30 का जोड़ा। अरे वाह, ये तो बहुत आसान है। 15, 16, 19, 29, 30। हाँ, ये अनुच्छेद विदेशियों को नहीं मिलते। बाकी जैसे समानता का अधिकार, जीवन का अधिकार, ये नागरिकों और विदेशियों दोनों को मिलते हैं। लेकिन इसमें एक चेतावनी भी है ना, शत्रु देशों के नागरिकों के लिए? हाँ, जो एनिमी एलियंस हैं, उन्हें अनुच्छेद 22 यानी गिरफ्तारी से संरक्षण का लाभ नहीं मिलता। तो यहाँ से एसएससी सीजीएल का एक पीवाईक्यू बनता है कि क्या वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता यानी आर्टिकल 19 किसी विदेशी को प्राप्त है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये सिर्फ भारतीयों के लिए। ठीक है। अब हम बार बार कह रहे हैं कि ये अधिकार राज्य के खिलाफ है, तो ये राज्य स्टेट है कौन? क्या सिर्फ दिल्ली की केंद्र सरकार? इसे समझने के लिए अनुच्छेद 12 देखना होगा। इसे एक पिरामिड मान लीजिए। सबसे ऊपर केंद्र स्तर यानी भारत सरकार और संसद, उसके नीचे राज्य स्तर यानी राज्य सरकारें और विधानमंडल, और फिर स्थानीय पंचायतें? बिल्कुल, स्थानीय स्तर पर पंचायतें और नगर पालिकाएं, और सबसे नीचे हैं अन्य संस्थाएं जैसे LIC, ONGC या सेल।
ये सब राज्य हैं। एक मिनट, अगर कोई प्राइवेट कंपनी है पर वो राज्य के संस्था के रूप में काम कर रही है तो क्या वो भी राज्य है? ये यूपीएससी का एक फैक्ट है? एकदम सही कह रही हैं आप। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कोई भी प्राइवेट बॉडी जो राज्य के लिए काम कर रही है वो भी आर्टिकल 12 के तहत राज्य है। तो अगर ये राज्य हमारे अधिकार छीने तो क्या होगा? आर्टिकल 13 क्या कहता है? आर्टिकल 13 बहुत पावरफुल है। ये कहता है कि कोई भी कानून जो मौलिक अधिकारों को छीनता है वो शून्य यानी वॉइड हो जाएगा। यहीं से न्यायिक समीक्षा या जुडिशियल रिव्यू की शक्ति आती है। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट वाली शक्ति। हाँ, आर्टिकल 32 और 226 के तहत वो किसी भी कानून को रद्द कर सकते हैं। मैंने ग्रहण का सिद्धांत या डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स के बारे में भी पढ़ा है इसमें। क्या ऐसा होता है कि संविधान से पहले का कोई कानून अगर हमारे अधिकारों से टकराए तो वो खत्म नहीं होता, बस उस पे ग्रहण लग जाता है? बिल्कुल सटीक, वो निष्क्रिय या एक्लिप्स्ड हो जाता है। और एक जरूरी बात, आर्टिकल 13 कहता था कि संविधान संशोधन कोई कानून नहीं है। अच्छा। हाँ, लेकिन केशवानंद केस ने बाद में इसे बेसिक स्ट्रक्चर के दायरे में ला दिया। तो यहाँ हमारा एग्जाम फोकस पॉइंट है। एसएससी और यूपीएससी दोनों में पूछा गया है, न्यायिक पुनरावलोकन का मुख्य आधार कौन सा अनुच्छेद है? और जवाब है अनुच्छेद 13। कि मूल संविधान में 7 अधिकार थे, पर संपत्ति का अधिकार अब मौलिक अधिकार नहीं है। बिल्कुल, अब हमारे पास 6 अधिकार हैं: समानता, स्वतंत्रता, शोषण के विरुद्ध, धर्म की स्वतंत्रता, संस्कृति और शिक्षा, और संवैधानिक उपचार। तो सबसे पहले समानता के अधिकार को डिकोड करते हैं। अनुच्छेद 14 से 18। अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण है। क्या फर्क है दोनों में? विधि के समक्ष समता हमने यूके से लिया है, मतलब कानून के सामने सब बराबर हैं, और विधियों का समान संरक्षण यूएसए से लिया है, यानी समान परिस्थितियों में समान व्यवहार। हाँ बिल्कुल। अब अनुच्छेद 15 की बात करें तो राज्य केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। एक मिनट, यहाँ केवल शब्द का क्या मतलब है? ये यूपीएससी प्रीलिम्स में आया था। केवल का मतलब है कि इन 5 आधारों पर भेदभाव नहीं होगा, लेकिन अन्य आधारों पर हो सकता है। जैसे निवास स्थान के आधार पर राज्य भेदभाव कर सकता है। अच्छा, तभी राज्य अपनी निवासियों को नौकरी में छूट देते हैं। तो फिर अनुच्छेद 16 में जो लोक नियोजन या सरकारी नौकरी में आरक्षण है, वो कैसे जायज है? वो अनुच्छेद 16 का अपवाद है। एससी, एसटी और ओबीसी को मुख्य धारा में लाने के लिए वो आरक्षण दिया जाता है। समझ गई। और अनुच्छेद 17 तो अस्पृश्यता का अंत करता है ना? हाँ, छुआछूत का पूर्णता अंत। और अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत करता है, सेना और विद्या को छोड़कर। तो जो पद्म पुरस्कार मिलते हैं वो उपाधि नहीं है? नहीं, वो सिर्फ सम्मान है। आप उन्हें नाम के आगे नहीं लगा सकते। ठीक है, अब आते हैं स्वतंत्रता के अधिकार पर। अनुच्छेद 19 से 22। अनुच्छेद 19 में 6 तरह की आज़ादी है, पर इसमें प्रेस की आज़ादी तो कहीं लिखी नहीं है। यही तो ट्रैप है। यूपीएससी का पीवाईक्यू है ये। प्रेस की आज़ादी अलग से नहीं लिखी है। यह अनुच्छेद 19 क्लॉज 1A यानी वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में ही अंतर्निहित या इम्प्लिसिट है। अच्छा, उसी में चुप रहने का अधिकार और आरटीआई भी आता है? बिल्कुल। इसके अलावा 19 में शांतिपूर्वक इकट्ठा होने, यूनियन बनाने, देश भर में घूमने, कहीं भी बसने और कोई भी पेशा चुनने की आज़ादी है। अनुच्छेद 20 के बारे में बताइए, जो 2 सिद्धि से जुड़ा है। इसमें 3 बातें हैं। एक तो डबल जेपड़ी नहीं हो सकती, मतलब एक अपराध के लिए 2 वर्ष सजा नहीं। दूसरा, खुद के खिलाफ गवाही देने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। और तीसरा, नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। तो यहाँ एसएससी सीजीएल का प्रश्न बनता है, एक अपराध के लिए दोहरे दंड से संरक्षण किस अनुच्छेद में है? ये अनुच्छेद 20 क्लॉज 2 में है। और अनुच्छेद 21 प्राण और दैहिक स्वतंत्रता। हाँ, कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के बिना जीवन नहीं छीना जा सकता। निजता का अधिकार भी इसी में है। और इसी से जुड़ा है अनुच्छेद 21A, जो 6 से 14 वर्ष के बच्चों को मुफ्त शिक्षा देता है, जो 86वें संशोधन से जुड़ा था। और अनुच्छेद 22 ये गिरफ्तारी के समय संरक्षण देता है। आपको 24 घंटे में मजिस्ट्रेट के सामने पेश होने और वकील से मिलने का अधिकार है। चलिए, ये तो क्लियर हो गया। अब बात करते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार की। अनुच्छेद 23 और 24। अनुच्छेद 23 मानव दुर्व्यापार और बेगार पर रोक लगाता है। पर अगर देश पर कोई संकट आ जाए तो क्या राज्य मुझसे अनिवार्य काम करवा सकता है? बिल्कुल, ये इसका अपवाद है। राज्य अनिवार्य राष्ट्रीय सेवा लागू कर सकता है,
और अनुच्छेद 24 कहता है कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कारखानों या खदानों में काम पर नहीं लगाया जा सकता। ये रेलवे एनटीपीसी का PYQ भी है कि कारखानों में बच्चों के काम पर रोक कौन सा अनुच्छेद लगाता है, तो जवाब है आर्टिकल 24। एकदम सही रूप से मानने और प्रचार करने की आजादी देता है। तो जो स्टेट PCS में सवाल आया था कि सिखों द्वारा कृपाण धारण करना किस अनुच्छेद के तहत है, वो अनुच्छेद 25 के तहत ही आता है। अनुच्छेद 26 धार्मिक कार्यों के प्रबंध की आजादी देता है। और टैक्स के बारे में क्या नियम है? अनुच्छेद 27 कहता है कि किसी विशिष्ट धर्म को बढ़ावा देने के लिए राज्य आपसे जबरन टैक्स नहीं ले सकता। और अनुच्छेद 28 कहता है कि पूरी तरह सरकारी पैसे से चलने वाले शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। अच्छा, तो ये सेक्युलरिज्म का बेस है। अब अल्पसंख्यक वर्गों की बात करते हैं, अनुच्छेद 29 और 30। अनुच्छेद 29 किसी भी वर्ग को अपनी विशिष्ट भाषा, लिपि या संस्कृति बनाए रखने का अधिकार देता है। और 30 अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद की शिक्षण संस्थाएं स्थापित करने का अधिकार देता है। पर एक मिनट, UPSC प्रीलिम्स का एक सवाल है, क्या संविधान जातीय या नस्लीय अल्पसंख्यकों को मान्यता देता है? सख्ती से नहीं। संविधान केवल धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को मान्यता देता है। ये बहुत बड़ा ट्रैप है। अच्छा, अब अनुच्छेद 31 का क्या हुआ? संपत्ति का अधिकार कहाँ गायब हो गया? ये बहुत बड़ी रुकावट बन गया था। जब सरकार जमींदारों की जमीन गरीबों को बांटना चाहती थी तो लोग कोर्ट चले जाते थे। इसलिए 44वें संशोधन 1978 द्वारा इसे मौलिक अधिकारों से हटा दिया गया। तो अब ये कहाँ है? अब ये भाग 12 में अनुच्छेद 300A के तहत केवल एक कानूनी या विधिक अधिकार है। और SSC CGL में यही पूछा जाता है कि संपत्ति का अधिकार किस संशोधन द्वारा हटाया गया? जवाब है 44वां संशोधन। बिल्कुल। अब आते हैं अनुच्छेद 32 पर, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। हाँ, अंबेडकर जी ने इसे संविधान का हृदय और आत्मा कहा था। इसके बिना संविधान शून्य है। इसमें सुप्रीम कोर्ट 5 रिट जारी करता है। वो 5 रिट कौन सी है? थोड़ा आसान भाषा में बताइए। पहली है हेबियस कॉर्पस, बंदी प्रत्यक्षीकरण, मतलब शरीर को सामने लाओ। क्या ये निजी व्यक्तियों के खिलाफ भी जारी हो सकती है? ये UPSC का प्रश्न है। हाँ, बिल्कुल हो सकती है। दूसरी है मैंडमस, परमादेश। सरकारी अधिकारी को कहा जाता है, हम आदेश देते हैं कि अपना काम करो। और अगर निचली अदालत गड़बड़ करे तो? उसके लिए प्रोहिबिशन यानी प्रतिषेध है, जो उन्हें रोकता है, और सर्टियोररी यानी उत्प्रेषण, जो उनके फैसले को रद्द करता है। और आखिरी रिट? क्वो वारंटो, अधिकार पृच्छा। अवैध पद हथियाने पर कोर्ट पूछता है, आपकी अथॉरिटी क्या है? लेकिन यहाँ एक सवाल है, रिट जारी करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में से किसका दायरा विस्तृत है? हाई कोर्ट का, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट केवल मौलिक अधिकारों के हनन पर रिट निकालता है, पर हाई कोर्ट अन्य कानूनी अधिकारों पर भी निकाल सकता है। ये स्टेट PCS का बहुत जरूरी PYQ है। अब आखिरी हिस्से की ओर बढ़ते हैं, कुछ अपवाद और DPSP के साथ टकराव। अनुच्छेद 33, 34 और 35 क्या कहते हैं? अनुच्छेद 33 के तहत संसद सशस्त्र बलों, पुलिस और खुफिया एजेंसियों के अधिकारों को सीमित कर सकती है अनुशासन के लिए। तो ND और CDS का PYQ है कि ये शक्ति किसके पास है? ये शक्ति केवल संसद के पास है, राज्य विधानमंडल के पास नहीं। अनुच्छेद 34 मार्शल लॉ के समय अधिकारों को रोकता है, और 35 कहता है कि इन अधिकारों पर कानून सिर्फ संसद बनाएगी। अब वो महासंग्राम बताइए, क्या संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है? शुरुआत में शंकरी प्रसाद केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा हाँ कर सकती है, फिर गोलकनाथ केस में कहा नहीं कर सकती। तो फिर फाइनल फैसला क्या रहा? फाइनल फैसला आया 1973 के केशवानंद भारती केस में। कोर्ट ने कहा कि संसद पूरे संविधान में संशोधन कर सकती है, लेकिन मूल ढांचे या बेसिक स्ट्रक्चर को नष्ट नहीं कर सकती। रंगाई पुताई संभव है, पर नींव नहीं तोड़ सकते। ये UPSC और SSC का हिट सवाल है कि मूल ढांचा किस केस में आया, और जब मौलिक अधिकार और DPSP टकराते हैं तो कौन जीतता है? शुरू में चंपकम केस में मौलिक अधिकारों को बड़ा माना गया, लेकिन 1980 के मिनर्वा मिल्स केस में कोर्ट ने कहा कि दोनों के बीच संतुलन होना चाहिए। दोनों रथ के 2 पहिए हैं। क्या बात है! मौलिक अधिकार राजनीतिक लोकतंत्र लाते हैं और DPSP सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र। बिल्कुल सटीक। तो चलिए आखिर में हम गलतियों और ट्रैप्स का क्विक रिवीजन कर लेते हैं। स्टूडेंट्स अक्सर 3 गलतियां करते हैं। हाँ, पहली गलती, लोगों को लगता है आपातकाल में सब अधिकार खत्म हो जाते हैं। सच्चाई यह है कि अनुच्छेद 20 और 21 कभी निलंबित नहीं होते। दूसरी गलती,
विधि के समक्ष समता अमेरिका से है, नहीं, वो ब्रिटेन से है। समान संरक्षण अमेरिका से है। और तीसरी गलती, संपत्ति का अधिकार पूरी तरह खत्म हो गया है, जबकि वो अभी भी अनुच्छेद 300A में एक कानूनी अधिकार है। और SSC CGL का एक टैप, क्या विदेशियों को अनुच्छेद 16 यानी सरकारी नौकरी में अवसर मिलता है? बिल्कुल नहीं मिलता। तो इसे याद रखने की टॉपर ट्रिक है निमोनिक EFERCR। इक्वालिटी 14 से 18, फ्रीडम 19 से 22, एक्सप्लॉयटेशन 23 और 24, रिलीजन 25 से 28, कल्चरल 29 और 30 और रेमेडीज 32। बहुत बढ़िया ट्रिक है ये। तो आर्टिकल्स 14, 19, 21 और 32 को बार बार रिवाइज करें। 80% प्रश्न यहीं से आते हैं। बेस्ट ऑफ लक।